Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 2021 में जुलाई में जो सेशन हुआ था डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। उससे मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस निकाले हैं, सारे ही शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो स्टूडेंट को टफ लगे उन क्वेश्चन का एक सेट बनाया है मैंने 100 क्वेश्चंस का। और आज हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, साथ ही में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ओके, सो आप अगर वीडियोस अभी देख रहे हो तो साथ में एक पेन और पेपर जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली जो एग्जाम है उसमें आपको उससे हेल्प होने वाली है 100%। ओके, साथ ही में इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट, टफ, ठीक है, या इजी लेवल के होते हैं। एनालिसिस, एक प्रॉपर एनालिसिस आपको इस लेक्चर में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस। ठीक है, क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ये कौन से प्रोपोनेंट है जो पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस कंसिडर नहीं करते थे। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस कौन कंसिडर करते थे? जो मॉडर्न थे, है ना, जो मॉडर्न अप्रोचेस में बिलीव करते थे, मॉडर्न ट्रेडिशन में बिलीव करते थे, उनका कहना था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ साइंस, है ना। तो साइंस है या नहीं है, तो यहाँ पूछा गया है नॉट। ओके, तो इनमें से कौन है? देखिए, कैटलीन, रॉबर्ट डाल और डेविड ईस्टन, ये तो खुद मॉडर्न अप्रोच के पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच इन्होंने दिया था, डेविड ईस्टन ने। तो ये सारे जो है वो सपोर्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस के। लेकिन जो लियो स्ट्रॉस, यहाँ पे देखिए, लियो स्ट्रॉस का एक फेमस अप्रोच है जो कि है फिलोसॉफिकल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट होता है वो। और जो लियो स्ट्रॉस है उनका कहना था कि आप पॉलिटिकल थियरी का स्टडी प्योरली साइंटिफिक वे में कर नहीं सकते हो, आपको फिलोसॉफिकल अप्रोच का यूज करना ही पड़ेगा वेन एवर आप पॉलिटिकल थियरी का स्टडी करते हो। तो सो आंसर हियर इज 1, दैट इज ए लियो स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए, दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन और रीजन उसका। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो एनालिसिस किया था तभी आपको बताया था कि देखिए, रीजन और असर्शन आइदर एक दूसरे को मैच करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या दोनों भी इंडिविजुअली करेक्ट हो सकते हैं, या उनमें से एक सही हो सकता है, एक रॉन्ग हो सकता है, या तो दोनों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट करना है, लेकिन देखना है कि रीजन अजर्शन के साथ मैच करता है या नहीं है। ठीक है, तो अजर्शन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ स्टेट रिलेशन फॉर द प्लेट is an arrangement in which each person carries out his business and where the functions of the state is to maintain such relations to promote। देखिए, यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट असर्जन है ये। ठीक है, इसे स्टेटमेंट कहोगे आप, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेट का रिलेशन बता रहा है आपको। ठीक है, किस तरह से फंक्शनिंग करता है, किस तरह से रिलेशन होता है, प्रमोट किया जाता है। रीजन देखते हैं। इन एडिशन, प्लेटो इंसिस्टेड दैट इट वाज द गवर्नमेंट्स जॉब टू हेल्प पीपल लिव अ फुल लाइफ। नहीं, ये चीज प्लेटो ने नहीं की थी। हालांकि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था उसमें सभी लोगों की डेवलपमेंट की, वेलफेयर की बात होती थी, उनको प्रॉस्परस करने की बात होती थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक सोसाइटी को जो है वो क्लास में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जैसे कि उनका जस्टिस था, उन्होंने फिलोसोफर किंग बताया था, उसी के साथ में सोल्जर क्लास बताया था, एक बिजनेस क्लास बताया था, सेव क्लास, जो कि क्या करेगा, काम, जिसके हाथ में सारी जो है कमर्शियल काम रहेंगे। ठीक है, इस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया था प्लेटो ने। और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा था कि गवर्नमेंट का जॉब रहेगा आपकी लाइफ को फुल करना, ठीक है, या आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है, एक आइडियल स्टेट में सब लोग खुश रहेंगे, लेकिन ये काम उनका नहीं रहेगा। ठीक है, सबको अपने अपने काम बांट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है अजर्शन के साथ। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। ठीक है, वो रीजन आर जो है वो एक अजर्शन का रीजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द स्पेशल फ्रीडम दैट जे एस मिल एडवोकेटेड इन हिज बुक। ठीक है,
जेएस मिल से एक बात क्लिक होनी चाहिए इंस्टेंटली कि जेएस मिल कौन थे। जेएस मिल जो है वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, यूटिलिटेरियन थ्योरी के सपोर्टर थे। ठीक है, तो इनका भी जो डेफिनेशन है लिबर्टी को लेकर, उनकी जो बुक आई थी ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे कि लिबर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यस, ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। फ्रीडम टू अक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखिए जहां पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम आता है आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम को या लिबर्टी को रिलेट किया था प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ जॉन लॉक ने, जिनको हम लिबरलिज्म के या लिबर्टी के फादर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के फिलोसोफर थे जॉन लॉक, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की थी लिबर्टी से रिलेटेड। उन्होंने कहा था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, सभी को जो है वो नेचुरली ये राइट मिलते हैं और सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो जेएस मिल थे उन्होंने प्रॉपर्टी राइट की कभी भी बात नहीं की थी। यहाँ पे नॉट ही पूछा है, देखिए फिर से क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए सी भी करेक्ट है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये तो सभी को मिलना चाहिए। साथ ही में फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। तो ए सी डी जो है वो करेक्ट है, जो कि उन्होंने उनकी बुक में मेंशन किया था, लेकिन जो ऑप्शन बी है यहाँ पे इसे करेक्ट किया जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैच द पेयर दिया है, देखिए बहुत से मैच द पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक एक शिफ्ट के ही क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें से जो टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को मैंने इस सीरीज में ऐड किया है, ताकि क्योंकि वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन थे एज कंपेयर टू यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस एग्जाम, डी ट्रिपल एस भी थोड़ा इजी होता है ऐसा मैं बोल सकता हूँ एनालिसिस के बाद। क्योंकि देखिए जो है यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन से जितने भी मतलब जो भी आपका डिसिप्लिन है वही से क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका लेवल उतना हार्ड नहीं रहता। ओके, तो देखते हैं मैच द पेयर। यहाँ पे बुक्स दिए हैं और उनके ऑथर्स हमको ढूंढने हैं। ठीक है, दीज आर एन ऐसे कॉन्फ्रेंसिंग ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन के ऊपर एक ऐसा आया था। लिवायथन एक फेमस बुक है, किसकी है लिवायथन फेमस बुक? थॉमस हॉब्स की बुक है ये लिवायथन। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवी, इसे डिस्कोर्स ऑफ लिवी द प्रिंस, ये किसकी फेमस बुक थी? ये थी निकोलो मैकियावेली की फेमस बुक। ठीक है, दो फेमस बुक लिखी थी उन्होंने, एक तो लिखी थी द प्रिंस और दूसरी थी डिस्कोर्स ऑफ लिवी। ठीक है, इसे ही डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवी भी कहा जाता है। फिर एक बुक हमें पता है एंशिएंट फिलोसोफर हमारे वेस्टर्न प्लेट एरिस्टोटल, उन्होंने लिखी थी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ऑप्शन में मुझे फर्स्ट 3 बुक्स का नाम बताइए प्लेटो का। ठीक है, लास्ट का जो यूजीसी नेट का हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने प्लेटो के बुक्स और कब उन्होंने लिखी थी टाइम पीरियड के साथ बताया है। तो आप ऑप्शन में मुझे भी बताइए फर्स्ट 3 बुक्स रिटन बाय प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की 3 बुक्स बताने आपको। और ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये लिखा गया था जॉन लॉक द्वारा। ठीक है, तो देखिए कब कहां पे मैच हो रहा है ये किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ ये मैच हो रहा है। ओके, अगर आपको देखिए डेट भी पता होनी चाहिए, सिर्फ आप डी ट्रिपल एस बी के लिए ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको डेट्स पता होने चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं डायनामिक और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द सेंस कि कौन सी बुक किसने पहले लिखी थी, कौन सी बाद में आई, तो आपको ईयर भी पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो पहली बुक है हमारी ऐसे की जो बुक है जॉन लॉक ने, ये 1690 में लिखी थी। ओके, 1690 में ये बुक आई थी जो कि जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद देखिए उसके पहले आई थी लिवायथन थॉमस हॉब्स की, 1651 में ये बुक आई थी। उसी के बाद जो डिस्कोर्स बुक है ये 1531 में निकोलो मैकियावेली ने लिखी थी। और जो पॉलिटिक्स बुक है एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई, ये आई थी हमारी 4th सेंचुरी बीसी में। ओके, 4th सेंचुरी बीसी में। तो आपको ये ईयर पता होने बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक और पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि आप इन चीजों को नोट कर पाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करते हैं या उसके थॉट एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द एम ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इज टू गेन अ रिलायबल नॉलेज अबाउट मैटर
कंसर्निंग पीपल अ फिलोसोफर टू इस्टेब्लिश रैशनल बेसिस। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है एम क्या होता है पॉलिटिकल थियरी का, कि नॉलेज गेन करना। ठीक है, और ज्यादा सोसाइटी में पॉलिटिक्स को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, पॉलिटिकल थियरी का किस तरह से यूज हो सकता है अपने स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने में। तो ये तो जो है वो करेक्ट है, पहला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, इट्स आउट टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल with the masses, common Greek, Polish, Roman res Republica and the use of commonwealth in the medieval era। ठीक है, all of the partners। तो हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो ग्रीक में पोलिस वर्ड से हमारा जो है वो पॉलिटिक्स निकल कर आता है, रोमन रेस पब्लिका वहां पे भी हमको पॉलिटिकल और जो रिलेशन होता है पीपल यानी कि मासेस और पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिकल थियरी का वहां से हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो सेकेंड वाला है ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, पॉलिटिकल थियरी लिंकिंग इटसेल्फ टू द पॉलिटिकल होल, क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी एम्फसाइजेस इन ऑर्डर, बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों का बैलेंस है। सोसाइटी में एक तरह का ऑर्डर होना चाहिए, सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी और हार्मनी, है ना, भाईचारा होना चाहिए सोसाइटी में, हार्मनी होनी चाहिए लोगों के बीच में। तो यही चीजों को अचीव करने के लिए क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी बात करता है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, यानी कि तीनों भी करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी, देखिए 1 2 3 ऑल द स्टेटमेंट अबव गिवन आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनकन्वीनियंसेस दैट ऑकर इन अ स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे हमें पता है स्टेट ऑफ नेचर किन तीनों ने दिया था। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, एक तो दिया था हमें थॉमस हॉब्स ने, दूसरा दिया था जॉन लॉक ने, और तीसरा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था हमें जीन जैक्विस रूसो ने। तीनों भी ने भी अपने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया है। जॉन लॉक जो है वो सपोर्टर थे नेचुरल राइट्स के, उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में सभी को राइट थे, इंसान जो थे वो अच्छे थे। वहीं पे जो जीन जैक्विस रूसो है, उनके स्टेट ऑफ नेचर को वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन थे, जो इंसान थे, वो रैशनल थे। ठीक है, विवेकवादी थे, कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते थे। वहीं पे इन दोनों के बहुत ही अपोजिट स्टेटमेंट दिया था थॉमस हॉब्स ने। उसने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और नास्टी थे। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए स्टेट ऑफ नेचर इट इज इन कांस्टेंट वॉर। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है हमको, ये किसके इसमें था, देखिए ये थॉमस हॉब्स का स्टेटमेंट था कि ह्यूमन बींग्स का जो है स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट से घिरा हुआ था, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट थे। इंसान का जो नेचर था, ह्यूमन का नेचर, वो नेस्टी और ब्रूटल किस्म का था। ठीक है, तो ये जो डी वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ये करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये था थॉमस हॉब्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विथ रिगार्ड्स टू रूसोस कंसेप्ट ऑफ जनरल विल। देखिए जनरल विल, अगेन मैंने आपको अभी कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो रूसो ने भी दी थी, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था लोगों के बीच में जिसे कहा जाता था जनरल विल। ठीक है, तो जनरल विल क्या होता था, बेसिकली लोग क्या करते थे, एक साथ मिलकर लोगों ने एक अपना विल बनाया। ठीक है, विल बनाया कि हमको किस तरह का स्टेट चाहिए, कौन हमें रूल करेगा। ठीक है, और ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि लोगों ने लोगों के साथ मिलकर ही किया था। ठीक है, तो अब पूछते हैं यहाँ पे उन्हीं की जनरल विल से क्वेश्चन आया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रूसो फर्स्ट रोट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल इन हिज लेक्चर ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। यस, उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में और पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उनका एक लेक्चर उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने फर्स्ट सबसे पहले जो है वो जनरल विल इस कॉन्सेप्ट की बात की थी। He insists that the general will generally is not as much matter of a number as is it on a internal quality of goodness। Yes, internal quality of goodness की बात की थी, रैशनैलिटी की बात की थी ने, ठीक है, रूसो ने विवेकवाद की बात की थी बाय मेकिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही है। थर्ड देखते हैं, बाय मेकिंग जनरल विल द सोवरिन एंड द इंडिविजुअल आर पार्टनर्स इन जनरल विल रूसो रिकनसाइल अथॉरिटी विद फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टनर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जनरल विल में लोगों ने लोगों के साथ मिलकर बनाई थी, है ना, एक साथ मिलकर बनाई थी। तो सभी जो भी सिटीजन होंगे
उस कंट्री के, उस स्टेट के, उस सोसाइटी के, वो सभी जो है वो जनरल विल में पार्टनर थे और वो डिसाइड करेंगे कि इसके पास अथॉरिटी देनी चाहिए। ओके, ही इंसिस्टेड दैट जनरल विल इज ऑलवेज फॉर द गुड ऑफ द पीपल एंड इज सेपरेट फ्रॉम द विल ऑफ ऑल। ठीक है, देखिए ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है उनके जनरल विल को, चारों भी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, तीनों का भी कंपैरिजन करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो कि थॉमस की, हॉब्स की अलग पढ़ ली, जॉन लॉक की अलग पढ़ ली, क्योंकि इनका कंपेरेटिवली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि किसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या बताया गया था, ह्यूमन का नेचर किस तरह अगर दिखाया गया था, स्टेट ऑफ नेचर क्या था, स्टेट किस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को भी। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन मैच द पेयर दिया है यहाँ पे। कुछ बुक्स है किसके द्वारा लिखे गए, ये सारे बुक जो है वो डॉक्टर अंबेडकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर द्वारा लिखे गए हैं ये सारे ही बुक। और हर एक बुक अपने आप में एक नया नॉलेज आपको दे सकती है। अगर आपने इनमें से एक भी बुक अगर पढ़ ली है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन का सिस्टम क्यों होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, और साथ ही में क्यों, किस तरह से, किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता था पहले और आज भी। इन सारी ही बुक्स, ये बहुत ही खूबसूरत बुक है सारी। ठीक है, अब हमें बताना है कि सबसे पहली बुक कौन सी लिखी थी डॉक्टर आम्बेडकर ने और सबसे लास्ट कौन सी लिखी थी। ठीक है, देखिए एनिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये बुक लिखी थी इन्होंने 1936 में। ओके, उसी के साथ देखते हैं सेकंड, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये बुक उनकी सबसे पहली बुक थी और ये लिखी गई थी 1923 में। उसी के बाद आता है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल्स यहाँ पे किसे कहा जाता था, जिनको पहले छुआछूत, जो आप अगर वर्ड समझते हो इसको, तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों के साथ, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको टच नहीं किया जाता था, तो उनको अनटचेबल्स ऐसे रेफर किया जाता था। ठीक है, तो ये जो बुक है वो उन्होंने लिखी थी 1945 में। और हु वेयर द शूद्रास, ठीक है, अगेन शूद्रास वही अनटचेबल जिनको कहा जाता था, उनको शूद्रास भी कहा जाता था। और इन ये बुक जो है उनकी लास्ट बुक थी जो कि आई थी 1946 में। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर भी दिया है बुक्स का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए तो आपका और एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अगेन असर्शन और रीजन दिया है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर असर्शन के साथ रीजन, कभी कभी मोस्टली रीजन इतने क्लोज दिए जाते हैं ना कि ऐसा लगता है हमें कि, और जैसे कि एग्जाम में टाइम लिमिट होता है, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि अजर रीजन को जो है वो ध्यान से पढ़ते नहीं है और आंसर मैक्सिमम यही पे लोगों की जो है वो सिली मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। तो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज्यादा इंफेसिस मैंने दिया है, फोकस करिए इसके ऊपर, ठीक से पढ़िए, टाइम लेकर पढ़िए इन सवालों को। चलिए असर्शन ए देखते हैं। इन हिज बुक सोशलिज्म उटोपियन एंड साइंटिफिक, एंजल्स, एंजल्स कौन थे, फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स के बेस्ट फ्रेंड है ना, दोस्त थे उनके बहुत ही खास, डिफाइंस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज द थियरी that holds that human history, the ultimate reason that determines the entire course of the society is the economic development of the society, है ना। जो इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, ठीक है, इसमें इन्होंने हिस्टोरिकली बताया था कि सोसाइटी किस तरह से पहले से जो है वो अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल प्रेजेंट में सोसाइटी का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या होता है, अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और उसमें काम करने वाले मजदूर। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत ही पहले एंशियंट पीरियड में क्या होता था, राजा, उसके गुलाम, ठीक है, या तो कोई एक फ्यूडल, उसका कोई गुलाम, उनके लिए काम करने वाले लोग। तो इस तरह से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उन्होंने दिया है कि किस तरह से हिस्टोरिकली जो है वो सोसाइटी ऑलरेडी क्लासेस में डिवाइड हो रही है और सोसाइटी का पहले से एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक या प्रॉफिट गेन करना, है ना, प्रॉपर्टी गेन करना। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करते थे ऑफ कोर्स, तो फिर प्रॉपर्टी को ही लेकर या इकोनॉमी को लेकर इनकी बुक रहेंगी। तो स्टेटमेंट ए इज टोटली करेक्ट। रीजन देखते हैं, द होल कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ चेंजिंग टेक प्लेस इन मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस। ठीक है, अगेन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस, वही बात हो रही है, एक फ्यूडल जो है वो लोगों से काम कराया
कराया करता था, अपने खेतों में मजदूरी कराया करता था, उनसे प्रोडक्शन लिया करता था और एक्सचेंज में उनको कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि जो रिच है वो रिच होते ही गए इसी चीज की वजह से। जो सोसाइटी में एक तरह का वर्कर और हम जिसे बोलते हैं बर्गेसिस और प्रोलेटेरिएट के बीच का गैप, ठीक है। तो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये रीजन नहीं है, ठीक है। ये जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है ए के लिए। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लाला लजपत राय अ बर्गेसिस पॉलिटिशियन हु सिंपैथाइजेस विथ सोशलिज्म। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लाला लजपत राय इंडियन है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में सोशलिज्म, कम्युनिज्म या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी लाने वाले पहले इंसान थे मनवेंद्र रॉय। ठीक है, मनवेंद्र रॉय वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में कम्युनिज्म, सोशलिज्म की बात की थी 1934 में। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने बताई थी। ठीक है, ये सपोर्टर थे कार्ल मार्क्स के, मार्क्सिज्म के। ठीक है, और इन्होंने एक तरह से सिंपैथाइज किया था, या तो आप इसको एक तरह से क्रिटिसिज्म भी ले सकते हो या अच्छी बात भी ले सकते हो। इनका कहना ये था कि जो लाला लजपत राय है वो बर्गेसिस यानी कि रिच क्लास के ऐसे पॉलिटिशियन है जो सोशलिज्म के सपोर्टर थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है मनवेंद्र रॉय ने। ठीक है, क्योंकि देखिए बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका कोई यहाँ पे रिलीजन नहीं बनता है सोशलिज्म के साथ, हालांकि ये भी सपोर्टर थे सोशलिज्म के। जब शुरुआत में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब यंग थे, तब इन्होंने एक अपनी इंडियन सोशलिज्म नाम से एक छोटा सा पार्टी भी स्टार्ट किया था। दादा भाई नौरोजी तो कांग्रेस के सपोर्टर थे, चित्तरंजन दास, सीआर दास, ये भी जो थे वो कांग्रेस के ही सपोर्टर थे। मनवेंद्र राय का ही स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। बाकी मनवेंद्र राय का डिटेल आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सेड दैट द एसेंस ऑफ सोशलिज्म लाइज इन द कंट्रोल ऑफ द कंडीशन ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए अगेन सोशलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट किसका था? 1936 में ये बात बोली गई थी, किसके द्वारा बोली गई थी? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिक्स में जब वो 100% एक्टिव हो गए थे, उसके पहले उन्होंने सोशलिज्म को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार किया था, लोगों को कहा था कि सोशलिज्म को लेके आइए। इवन जब ये कांग्रेस में आए थे तभी भी इन्होंने इसी चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया। इवन जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1947 में ब्रिटिशर्स जाने के बाद, जो हमारी पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, उसे जो है इन्होंने सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लिया था। या तो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर था फ्री मार्केट इकोनॉमी का और सोशलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बी आर आम्बेडकर फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी इन 1936 and consisted 17 seats in election of Bombay province। जो 1936 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, ठीक है, हमारे संविधान के गॉडफादर, उनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी दी गई थी उसका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 1936 में जब बॉम्बे का प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, उस टाइम 13 सीट्स चुनकर आई थी डॉक्टर अंबेडकर जी की। ठीक है, 13 सीट, हालांकि 17 सीट के लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन 13 सीट्स वो जीत कर आए थे, और उनकी पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, ये चीज याद रखना। कब आया, कब स्टेब्लिश की गई थी ये पार्टी? 1936 में ही बनाई गई थी, जब इलेक्शन हुआ था बॉम्बे प्रोविंस का। ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे और ये खुद बॉम्बे से चुनकर आए थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय द आम्बेडकर टू मेंटेन कम्युनिटी बॉन्ड्स। देखिए, कम्युनिटी बॉन्ड्स मेंटेन करने के लिए कौन सी चीजें उन्होंने सजेस्ट की थी, ये पूछा है। ही सजेस्टेड इंटरकास्ट मैरिजेस। यस, उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में अगर ऊंच नीच की भावना खत्म करनी है तो सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो इंटरकास्ट मैरिज लेके आओ। क्योंकि पहले कैसा होता था कि एक अपर क्लास वाला बंदा या एक उच्च जाति वाला बंदा अपनी जाति के ही लड़का या लड़की से अपने बच्चों का विवाह कराता था या खुद विवाह करता था। आज भी हमारे सोसाइटी में ये चीज बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड है ना। अक्सर जब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो हम हमारे ही कम्युनिटी, हमारे ही रिलीजन,
हमारे ही कास्ट का लड़का या लड़की प्रिफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से इंडिया एजुकेटेड हो रहा है ना, हर लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये कास्ट और इंटर कास्ट मैरिज वाला जो है नौटंकी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखिए, कोई इन चीजों को मानता है, कोई नहीं मानता है। आई डोंट बिलीव इन इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। सो इसलिए ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, ठीक है। सबके पास लिबर्टी है अपना अपना ओपिनियन रखने की। नेक्स्ट देखते हैं, ही सजेस्टेड टू ईट इंटररेशियल फूड, ठीक है। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते थे डॉक्टर आम्बेडकर, ठीक है। एक प्रोग्राम इन्होंने मुंबई में कराया था जहां पे इन्होंने एक कॉमन, जैसे कि आज के टाइम में अगर आपको इंटररेशियल फूड देखना है कहाँ पे मिलता है, तो कोई भी जो है वो आप जो पंजाबी लोगों का जो होता है ना, क्या बोलते हैं हम उसे, उनका जो टेम्पल होता है गुरुद्वारा, यस, गुरुद्वारा में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपकी जात, आपका वर्ण नहीं पूछा जाता। आप वहां जाते हो, आप सभी को पेट भरकर खाना मिलता है, ना ही आपसे पैसे लिए जाते हैं, ना ही आपकी जात, धर्म, ऊंच नीच कुछ भी देखा जाता है। तो इसी तरह से कुछ जो है वो प्रोग्राम्स कराते थे डॉक्टर आम्बेडकर, कि लोग एक साथ मिलकर खाना खाओ, क्योंकि खाने से जो है वो लोगों के बीच का जो मन मुटाव है, जो जाति भेद है, वो खत्म होने में हेल्प होंगी। थर्ड चीज देखिए, ही आर्ग्यूड दैट द स्क्रिप्चर्स दैट प्रोटेक्ट्स वर्णाश्रमा अधर्मा शुड नॉट बी अबंडन्ड बिकॉज इट इज जस्टिफिएबल एंड लेजिटिमेट द क्लासिफिकेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो अधर्मा और वर्णाश्रमा से रिलेटेड जो बुक थी, वो कहते थे कि उनको अबोलिश मन करो। हालांकि जो मनुस्मृति है उनको एबोलिश किया था, अबोलिश यानी कि उसे पानी में बहा दिया था, ठीक है। किसने बहा दिया गया था? उसे जमीन के अंदर दफना दिया था, पानी में बहा दिया था मनुस्मृति को डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और ये जो इंडियन सोशल मूवमेंट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो चैप्टर आने वाला है हमारा सिलेबस में दिया है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हैज 3 dimensions, which of the following is not one of them, ठीक है। देखिए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये दिया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा उनका एक फीचर नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशन जो दिए हैं उनमें से कौन सा ये डायमेंशन नहीं है, ये पूछा है। नॉट पे ध्यान रखना, ठीक है। छोटा सा नॉट जो होता है ना, वो सिली मिस्टेक कराता है, माइनस में मार्क ले जाएगा आपका DSSB में, ठीक है। चलिए, द लॉ ऑफ प्रोहिबिशन, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, यस, ये वर्ड तो दिया ही है उन्होंने, एक डायमेंशन है उनके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का ये। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉ ऑफ चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यस, क्वांटिटी और क्वालिटी लॉ के बारे में उन्होंने बात की थी। लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिशन, कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया था, अगेन ये भी करेक्ट है। अगर आपको ये तीनों प्रिंसिपल पता है, ये फर्स्ट 3 प्रिंसिपल है, 3 डायमेंशन है उनके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, ओके। और जो फोर्थ है, देखिए, इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियल ऑफ द रूल एंड द सेम कंस्टिट्यूट यूनिटी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो अपोज कर रहा है उनकी बात को। तो ऑप्शन डी, नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो अगेन असर्शन और रीजन दिया है। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इज अ ड्यूअल पॉलिसी एम एट ड्राइविंग अ वेज बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन अपोजिशन, ठीक है। अब ये जो है कैरेट और स्टिक, ये पॉलिसी किसके लिए इंडिया में यूज की गई थी अंग्रेजों द्वारा? किसके बीच में दूरी लाने के लिए? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब अगर आपने इंडियन इंडिपेंडेंस का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 1905 से लेके 1907 तक, ठीक है, जो कांग्रेस है वो 2 टाइप में डिवाइड हो गई थी। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1895 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश की गई थी? 1895, बॉम्बे में इसका फर्स्ट मीटिंग किया गया था, और हर साल मीटिंग किया जाता था, ओके। लेकिन धीरे धीरे जो है 2 ग्रुप में बढ़ गया। एक था मॉडरेट ग्रुप, जो कि शांति प्रिय कामों से या एप्लीकेशन देकर अंग्रेजों से काम करवाते थे, और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। लीडर्स के नाम पता होने चाहिए आपको। अगर मॉडरेट लीडर की बात करूं मैं, तो गोखले, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये मॉडरेट लीडर थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, लाल यानी के लाला लजपत राय हमारे, बाल यानी के बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन हो जाएगा ये आप मुझे
कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लाल, बाल, पाल, ये तीनों जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट में बिलीव करते थे। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि इनका कहना था कि आजादी हम भीख में नहीं ले सकते, आजादी हमको छीन कर लेना है, रिवॉल्यूशन से लेना है, चाहे उसके लिए वायलेंस करना पड़े, लेकिन हम जरूर ही एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सट्रीम सोच लेकर जो है वो हमारी आजादी छीनेंगे अंग्रेजों से, ठीक है। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, ये 1907 में जो सूरत का स्प्लिट हुआ था, जहां पे कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट में, ओके। तो 1907 में जॉन मॉर्ले, याद रखना, जॉन मॉर्ले ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। फूट डालो, डिवाइड, है ना, डिवाइड एंड रूल, लोगों के बीच में दरारें डालो, पहले तो कांग्रेस को तोड़ दिया, फिर हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दिया, इस तरह से तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चलाई थी, इसलिए वो इतने सालों तक टिक पाए। आज भी जो सोसाइटी में कभी कभी हम सुनते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए लोग इन चीजों का प्रचार करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज में फंसना नहीं है, आपको इन पॉलिसीज में फंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने यही चीज इसके पहले भी हम पर यूज करके हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी किसने दी थी? जॉन मॉर्ले ने। कब आई थी ये पॉलिसी? 1907 में सूरत स्प्लिट में आई थी, ठीक है। रीजन देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन गिव रिवॉर्ड्स एंड कंसेशन टू द मॉडरेट्स, बट एट द सेम टाइम इट कैन कंटिन्यू इट्स मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो मॉडरेट थे वो मांगते थे कि भाई हमारी ये डिमांड है, अब क्या आप प्लीज पूरी कर दोगे, रिक्वेस्ट करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट थे वो डिमांड करते थे कि ये हमारी मांग है, ये पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो हम मूवमेंट चलाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें करते थे, ठीक है। भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह भी एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट ही थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट थे वो, ठीक है। लाला लाजपत राय को ही फॉलो करते थे वो, और लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए ही उन्होंने जो है वो हत्या की थी। किसकी हत्या की थी आप कमेंट में बताइएगा? एक ब्रिटिश ऑफिसर की, उनका नाम मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो देखिए दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके अगेंस्ट ब्रिटिश जो है वो मिलिट्री का जो है कैंपेन चलाते थे, उनको अपोज करने के लिए, उनको रोकने के लिए। दोनों भी चीजें सही है, ब्रिटिश जो है वो इस चीज का इस्तेमाल करते थे लोगों को रोकने के लिए, वायलेंस का, लेकिन रीजन नहीं बनता है ये ए का, ठीक है। सो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिट्स बेंथम्स पैनोप्टिकॉन विद द न्यू टेक्निक ऑफ पावर, ठीक है। अब ये चीज किसने की थी? माइकल फूको, ठीक है, माइकल फूको ने ये चीज कही थी, पता होना चाहिए। अब होता है क्या है, ये एक तरह के सिस्टम होता है ऑफ सोशल कंट्रोल एंड पीपल इन डिसिप्लिनरी सिचुएशन। आप बोल सकते हो, आप लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए एक तरह का ये सिचुएशन होता है। पावर नॉलेज का एक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, जो कि दिया है, बेंथम ने दिया था, लेकिन इसको पावर की टेक्निक में किसने यूज किया है? माइकल फूको ने, ठीक है। याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टर्म को भी याद रखना, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट किंग शुड इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द लीडर ऑफ द रिबेलियन बिकॉज इट इज द सेम लीडर हु प्रोवाइड लीडरशिप टू द रिबेलियन, ठीक है। देखिए यहाँ पे द प्रिंस में निकोलो मैकियावेली ने ये चीज कही थी, और अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई थी हमारे कौटिल्य द्वारा, उन्होंने भी इसी चीज की बात की थी कि अगर, देखिए उनका कहना था कि राजा को बहुत ही हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए उन लोगों को जो राजा के खिलाफ बात करते हैं, ताकि उनकी पनिशमेंट को देखकर कोई फिर से हिम्मत ना करे राजा के अगेंस्ट बात करने की। और ये सेम चीज दी गई थी द प्रिंस में निकोलो मैकियावेली द्वारा। और कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, इनको इंडिया का मैकियावेली कहा था, ठीक है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उनका कहना था कि जो कौटिल्य है वो इंडिया के मैकियावेली है, ठीक है। ये भी चीज याद होनी चाहिए कि कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कंडेम मार्क्सिज्म, ठीक है। क्यों, किस चीज के लिए अपोज किया था मार्क्सिज्म को डॉक्टर आंबेडकर जी ने? देखते हैं यहाँ पे, ही कंडेम द स्ट्रेटेजी ऑफ वायलेंस एज मीन्स ऑफ ग्रैबिंग पावर।
देखिए, कार्ल मार्क्स और गांधी जी के बीच का एक ही डिफरेंस था। दोनों भी बात करते थे मूवमेंट करो, सत्याग्रह करो, है ना, लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, इंपेरियलिज्म के खिलाफ। लेकिन गांधी जी का कहना था कि पीसफुल वे में मूवमेंट करो। वहीं पे कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर आपको आपके अधिकार या ताकत आपको नहीं दे रही है सरकार, तो आप लड़ो उनसे, ठीक है। वायलेंस, मीन्स ऑफ वायलेंस का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा मार्क्सिज्म का कहना था। और इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों भी। He argued that economic interpretation of history that does not accept the important role played by the political and ideological institutions and the concept of the extinction of the state। ठीक है, अब ये चीज भी कंडेम की थी किसने? डॉक्टर अंबेडकर जी ने, और अगर गांधी जी ने भी की थी। देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, ही आर्ग्यूड दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लास, दैट क्लास स्ट्रगल इन सोशल रिलेशन इज वेरी लार्ज। ये तो सही बात है, इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, he argued that a good society demand widespread private ownership of means of production, है ना। यानी कि सोशलिज्म, सोशलिज्म में क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेस है उसकी ओनरशिप किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। और स्टेट क्या करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो ये भी चीज जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक्सेप्ट की थी, लेकिन पहले वाले दोनों स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कंडेम। कंडेम यानी कि क्या होता है? ठीक है, निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त रोबी एंड मुक्ताधारा आर द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस? रक्त रोबी एंड मुक्त धारा, ठीक है। देखिए, रक्त रोबी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन दिखाया है। राजा की एक कहानी है जिसमें राजा जो है वो बहुत ही क्रूर था, क्रूएल राजा था, लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता था, ठीक है। साथ ही में ये जो रक्तरोबी है, रक्तौर भी है, उसमें एक छोटी सी लव स्टोरी भी बताई है, ठीक है। यक्षी और एक मेल कैरेक्टर जिसे हीरो बनाया है यहाँ पे, उसके बारे में। तो ये जो बुक लिखी गई थी, ये हमारे जिनको इंडिया का फर्स्ट नोबेल मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई ये किताब है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनकी किस लिटरेचर को नोबेल मिला था, उस पुस्तक का नाम क्या था, उस नॉवेल का नाम क्या था, ठीक है। आपको हिंट दे देता हूं, जी से नाम था। चलिए, ये भी हिंट आपको मैंने दे दी। मुझे बताइए किस चीज के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल मिला था, नाम बताइए उस किताब का। जी से नाम स्टार्ट होगा, ये मैंने बता दिया हिंट, मुक्तधारा। देखिए, मुक्तधारा जो है, ये भी बुक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इसमें जो है उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया था जो कि बिल्कुल ही सिमिलर था गांधी जी के जैसा, ठीक है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर खुद बहुत ज्यादा मानते थे, इन्फ्लुएंस थे गांधी जी की आइडियोलॉजी से, उनकी सोच से। तो उन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसमें उन्होंने एक जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था उस किताब का, वो गांधी जी के जैसा था, ठीक है। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसमें बिलीव करने वाला था। तो ये उनकी सेकंड बुक थी, मुक्तधारा। दोनों भी बुक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द एसे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी? ठीक है, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इस एसे के लिए ही अवार्ड मिला था। किसे अवार्ड मिला था? जो प्रीवियस यूजीसी नेट का एनालिसिस किया है उसमें भी मैंने आपको बताया है, जीन जैक्विस रूसो को मिला था ये, ठीक है। और कब लिखा था इन्होंने ये ऐसे? 1754 में एक कंपटीशन हुई थी, उस कंपटीशन में उन्होंने अवार्ड मिला था उनको इस ऐसे के लिए, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इन मैन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीन जैक्विस रूसो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन है नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है, नॉट करेक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज आर कैपिटलिस्ट इन नेचर आफ्टर 67। देखिए, कैपिटलिज्म को तो इंडिया में कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। एटलीस्ट अब की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो थोड़ी बहुत कैपिटलिज्म से मेल खाती है, लेकिन इसके पहले जितनी भी पॉलिसीज आई है हमारी, वो मिक्सचर है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का। तो पहला ही स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट मिलता है कि 1967 के बाद जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर एक तरह से कैपिटलिस्ट की तरह था। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है और यही करेक्ट नहीं है।
बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ईयर वॉज ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन फॉर्म? एसोसिएशन बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? अगेन डॉक्टर BR अंबेडकर जी द्वारा यह एसोसिएशन बनाया गया था। और कब बनाया गया था यह एसोसिएशन? 1942 को बनाया गया था, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। और किस चीज के लिए बनाया था ये? दलित लोगों के अधिकारों के लिए, ठीक है। दलित, शूद्र, जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था, ये वर्ड्स याद रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। एक आपके लिए फिर से क्वेश्चन है कि दलित लोगों को दलित ना बुलाते हुए गांधी जी ने उनके लिए एक स्पेशल टर्म लाई थी, ठीक है। वो दलित लोगों को दलित नहीं कहते थे, गांधी जी ने एक टर्म लाई थी, उस टर्म का नाम क्या है आप मुझे बताइए, ठीक है। उनको क्या कहते थे गांधी जी? ओके, ये जो एसोसिएशन है वो 1942 में डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी दलितों के अधिकारों को लेकर। चलिए आपका होमवर्क याद रखिएगा, आप कमेंट्स में आपको बताना है गांधी जी क्या बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 23, द एज क्लास डोमिनेशन कैन नेवर बी प्योरली इकोनॉमिक और स्पेशली कल्चरल। किसने कहा था ये? क्लास डोमिनेशन प्योरली इकोनॉमिक और कल्चरल बेसिस पे नहीं हो सकती, और ये स्टेटमेंट था राल्फ मिलीबैंड का, ठीक है। क्योंकि क्लास डोमिनेशन की जब बात करते हैं हम, दो उच्च और एक स्लेव क्लास हो गया, बर्गोइसिस, प्रोलेटेरिएट हो गया आपका, इन चीजों को डिवाइड किया था कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक इनडिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, कल्चर को लेकर है। तो यहाँ पे राल्फ ने कहा था कि ये प्योरली उसी तरह से नहीं हो सकता, राल्फ मिलीबैंड ने। तो डी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बाय LI रूडोल्फ एंड सारा, ठीक है, सॉरी सुसैन रूडोल्फ रिगार्डिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए रूडोल्फ, LI रूडोल्फ, इनका नाम था लियोड रूडोल्फ, और सुसैन रूडोल्फ ने बहुत सारी बुक लिखी थी इंडियन पॉलिटिक्स को लेके। एक इनकी फेमस बुक थी जिसका नाम था 6 डिकेड्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बुक का नाम याद रखना है आपको, 6 डिकेड्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसी फेमस बुक में इनका ये जो दिया है स्टेटमेंट, जो नीचे दिए है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो द इंडियन स्टेट एज ए कैपिटलिस्ट स्टेट इन्वोक कैपिटलिज्म इन द परस्यूट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड स्टेट प्लानिंग, नहीं। देखिए पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर और स्टेट प्लानिंग से नहीं आया था हमारा कैपिटलिज्म और या कैपिटलिस्ट स्टेट, तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चीज कौन सी याद रखनी है? रूडोल्फ ने लिखी हुई फेमस बुक द 6 डिकेड्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये बुक याद रखनी है आपको। चलिए नोट कर लीजिए बुक का नाम जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपोनेंट ऑफ सोशल थियोरी ऑफ जस्टिस? जहां पे भी जस्टिस की बात आती है, पहला नाम किसका याद आता है जिन्होंने थियोरी ऑफ जस्टिस दिया था? जॉन रॉल्स, जिनको 21st सेंचुरी का महान फिलोसोफर कहा जाता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर कहा जाता है। और ये इनको किसने कहा था? बिल क्लिंटन ने, अमेरिका के बिल क्लिंटन ने इनको ये टाइटल दिया था कि 20th सेंचुरी के सबसे महान पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जॉन लॉक, और उनकी थियोरी ऑफ जस्टिस की वजह से उनको यह कहा गया था, और उसी से उन्होंने सोशल थियोरी ऑफ जस्टिस भी दिया था। तो यहाँ पे जॉन लॉक इज द करेक्ट आंसर। थियोरी ऑफ जस्टिस उन्होंने कब दिया था? 1971 में दिया था उन्होंने, ठीक है। 2 किताबें आई थी उनकी। ऑप्शन में आपको मुझे ये बताना है, कमेंट में सॉरी, कि जो उनकी थियोरी ऑफ जस्टिस थे उसके 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइए व्हाट आर द 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जॉन रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस। वो 2 प्रिंसिपल कौन से हैं जॉन रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस के? कमेंट में जल्दी से बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड बीइंग इंडिपेंडेंट एज नॉट बीइंग इंटरफेयर विद अदर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, इसको चीज देखिए, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, कौन बात करता था इसके बारे में? आइजिया बर्लिन, जिन्होंने
जो टर्म दिया था, लिबर्टी को डिवाइड किया था, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी में, उन्होंने ही ये फेमस स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि जो है आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो और आपके स्वतंत्रता के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, तभी आप पूरी तरह से निगेटिव लिबर्टी एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से कुछ आइसिया बर्लिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू द इवेंट एंड इट्स ईयर, ठीक है, देखिए मंडल डिस्प्यूट, सेव डेमोक्रेसी स्लोगन, गरीबी हटाओ स्लोगन और बोफोर्स कैंप, यहाँ पे ईयर दिए हैं कि ये कब आए थे, ठीक है, ये स्लोगन कब आया था, बोफोर्स कैंप कब आया था, ठीक है, बोफोर्स कैंप तो बहुत ही फेमस है, आज भी जो है मोदी जी बीजेपी वाले कांग्रेस को इस कैंप को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जो पहला ऑप्शन देखिए मंडल डिस्प्यूट, मंडल डिस्प्यूट किस चीज से रिलेट करता है, ओबीसी अदर देन बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए मंडल कमीशन बिठाया गया था। कब लाया गया था, 1979 में आया था, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए 1979 में आया था मंडल कमीशन, ठीक है, किस चीज के लिए आया था, रिकमेंडेशन देने के लिए कि कौन से बेसिस पे जो है वो ओबीसी को आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और एक कमेटी आई थी ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर, जिसका नाम था काका साहेब कालेकर, ठीक है, काका साहेब कालेकर एक कमीशन आई थी, वो भी ओबीसी जो है वो कमीशन के ऊपर ही आई थी, नेशनल कमीशन जो है हमारी ओबीसी की, जो कि 1993 में आई थी, ठीक है, और रिसेंटली जो एक हमारी अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, हाल फिलहाल में, उस अमेंडमेंट का मुझे नंबर बताइए, हाल फिलहाल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर या नेशनल कमीशन फॉर अदर देन बैकवर्ड क्लासेस का इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसे रिकॉग्निशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है और वो कौन से अमेंडमेंट थी, आर्टिकल मैं बता देता हूं आपको, आर्टिकल 338 बी, इसमें दिया है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ओके, लेकिन अमेंडमेंट कौन सा था, रिसेंटली हाल फिलहाल में हुआ है, कमेंट में बताइए मुझे, अमेंडमेंट का नंबर बताइए कि कौन सा था ये। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन 1977 में आया था, यस 1977 में आया था, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, ठीक है, मैं आपको डिटेल बताता हूँ बाकी के स्लोगन्स की। जो सेव डेमोक्रेसी स्लोगन है ये दिया गया था हमारे फेमस जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने जो 1975 में जो इमरजेंसी लाई थी ना, नेशनल इमरजेंसी, उसके वजह से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो है वो ये स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी स्लोगन, जेपी नारायण जी ने। उसके बाद में गरीबी हटाओ, ये कैंपेन था, इलेक्शन कैंपेन के लिए ये स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी जी ने 1971 के इलेक्शन के पहले, इन्होंने एक कैंपेन किया था, उसमें बोला था कि गरीबी हटाओ, देश की जो है वो गरीबी हटाओ, गरीब लोगों को जो है वो उनके जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को मदद करो ऊपर आने में, या गवर्नमेंट मदद करेंगी, ये उनका इलेक्शन के कैंपेन में कहा था उन्होंने। जैसे कि मोदी जी ने 2014 के कैंपेन में कहा था काला धन ले आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, शायद ही उनमें से एक दो पूरे किए हो। चलिए बोफर स्कैम आया था 1989 में, ठीक है, बोफर्स क्या थी, एक गन थी, ठीक है, बोफर्स एक गन थी और उस गन का नाम था हॉवित्सर गन। ये हमने एक स्वीडिश आर्मी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डील किया था और ये बहुत बड़ा पैसों का स्कैम हुआ था, जो कि स्वीडन के ही एक रेडियो ने इस स्कैम को ओपनली बता दिया था कि इंडिया के कुछ पॉलिटिशियन ने जो है वो पैसे दिए थे, पैसे खाए थे बोफर्स कंपनी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए हैवित्जर गन का। लेकिन एक चीज और भी अच्छी बता दूं, स्कैम में हमने लिए तो थे वो गन, लेकिन जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था उस युद्ध में हॉवित्जर से जो बोफर्स की जो तोपें ली थी हमने, जो गन लिए थे, उसी से हमको हेल्प हुई कारगिल वॉर जीतने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रिंसिपल रिसोर्स ऑफ मोबिलिजन, ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि क्या होता है, रिसोर्सेस का सही से इस्तेमाल करना होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रैशनल चॉइस थियरी, यस ऑफ कोर्स दिस इज द रिजल्ट ऑफ रैशनल चॉइस थियरी। साथ ही में इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड at
रैंडम एंड नॉट बाय एनी प्रेफरेंस, नहीं रैंडमली नहीं होते हैं, प्रेफरेंस से नहीं होते हैं। द थियरी एलिगेटली स्टेटेड टू शो दैट द सक्सेस ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द यूज। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। कहां पे मिल रहा है? देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए जिनको इंग्लिश से दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन दिए हैं। बाकी एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूं, तो आई गेस समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। द बुक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, किसने लिखी थी ये बुक? देखिए मैं बताता हूं आपको, 1955 में ये बुक आई थी। ठीक है, 1955 में, और A.M. पन्नीकर इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। 1955 में आई थी, ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30। रॉबर्ट नॉजिक्स लिबरल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज द डिफेंस ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज को डिफेंस करने के लिए? और ये लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने किसमें दिया था? उनकी एक बहुत ही फेमस बुक आई थी 1974 में, जिसका नाम था अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इस बुक में उन्होंने लिबरल कॉन्सेप्ट दिया था उनके जस्टिस का। देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे, किस चीज को डिफेंड करने के लिए? इट इज द डिफेंस ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी, नहीं, ये सोशलिज्म पे नहीं, ये लिबरलिस्टिक थिंकर थे। रॉबर्ट नॉजिक, याद रखना, लिबरलिस्टिक थिंकर थे। सोशलिज्म की वो बात करेंगे ही नहीं, मार्क्सिज्म की भी बात नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट रिफॉर्म की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिबरल थे ये, यानी कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजिस फियर की बात करते थे। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन हिज अल्टरनेटिव क्रिटिसिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म जॉन रॉल्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जॉन रॉल्स के ऊपर किसका इंफ्लुएंस था जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया था यूटिलिटेरियनिज्म को? ठीक है, इंस्पिरेशन कहां से मिला था उनको? देखिए जॉन रॉल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इमैनुअल कांट की फिलोसॉफी से। ठीक है, उनका जो मॉरल व्यू ऑफ फ्रीडम है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इंस्पायर्ड हुए थे जॉन रॉल्स। सो ऑप्शन ए इमैनुअल कांट जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। स्टेट अगेंस्ट द पीपल, ये जो है बुक किसने लिखी थी? ठीक है, स्टेट अगेंस्ट द पीपल, ये एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल राइटर है हमारे रजनी कोठारी जी, इन्होंने लिखी थी। बहुत सारी बुक लिखी है रजनी कोठारी ने। ठीक है, बहुत सारी बुक लिखी है और बहुत ही फेमस पॉलिटिकल राइटर है, फिलोसोफर है। इंडियन फिलोसोफर्स में बहुत ही ऊंचा नाम है इनका, रजनी कोठारी जी का। 1989 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, स्टेट अगेंस्ट द पीपल और स्टेट डेमोक्रेसी अगेंस्ट द पीपल। ठीक है, इस तरह से भी इस बुक का नाम है। 1989 में ये बुक लिखी गई थी। और कुछ फेमस किताबें हैं इनकी, जैसे इनकी एक बुक आई थी पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में। ठीक है, रजनी कोठारी द्वारा लिखी गई पहली किताब थी ये पॉलिटिक्स इन इंडिया। और अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में 2005 में उनकी एक बुक आई थी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, जो कि बुक आई थी 2005 में। ठीक है, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रजनी कोठारी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 10 से भी ज्यादा किताबें लिखी है पॉलिटिक्स के ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इन सारे बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे कोई भी 2 नाम बता दीजिए इनके बुक्स के, जो मैंने मेंशन किए हैं वो नहीं, उसके अलावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म जो है रिलेटिव स्कार्सिटी, सापेक्ष अभाव का सिद्धांत। सापेक्ष अभाव क्या होता है? देखिए पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, इकोनॉमिक टर्म है ये। रिलेटिव स्कार्सिटी का मतलब ये इकोनॉमी से रिलेट करता है। रिलेटिव स्कार्सिटी तब होती है जब रिसोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, बट द पीपल कैन नॉट गेट इट इमीडिएटली। इसी का ही मतलब होता है कि रिसोर्स तो अवेलेबल है लेकिन लोगों को वो जल्दी से मिलते नहीं है, तब जो स्कार्सिटी आती है, अभाव आता है, उसे सापेक्ष अभाव या रिलेटिव स्कार्सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, यहां से कौन सा मैच करता है देखेंगे हम। रिलेटिव डेप्रीवेशन डिफाइंड एज द परसेप्शन ऑफ एक्टिवेटर एंड डेप्रिशिएंसी, नहीं, डेप्रीवेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्कार्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, अभाव की बात हो रही है। द रिलेटिव डिप्रीवेशन मॉडल डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर एक्सपेक्टेशन आर कांस्टेंट, सही बात है, बट देयर इज अ कंटिन्यूटी इन कैपेबिलिटीज। ठीक है, कंटिन्यूटी होती है, जो एक्सपेक्टेशन है वो तो स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है,
सिर्फ ऑप्शन 2 ही करेक्ट है, क्योंकि अगेन यहाँ पे रिलेटिव डिप्रीवेशन दिया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कहां पे मिल रहा है हमको? डी। देखिए डी में ओनली 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिलेटिव स्कार्सिटी क्या होता है ये अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ अ सोशल मूवमेंट? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है? ठीक है, सामाजिक आंदोलन के लिए क्या जरूरी होनी चाहिए? एक आइडियोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, एक उद्देश्य होने चाहिए कि आप क्यों सोशल मूवमेंट कर रहे हो, पता तो चले आपको कि क्यों मूवमेंट कर रहे हो। दूसरा जो है वो प्रोग्राम्स, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं हम, तो ACD बहुत ही नेसेसरी है, कंपोनेंट है, फीचर है सोशल मूवमेंट के, प्रिंसिपल्स है। लेकिन नॉट पूछा है तो एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नवनिर्माण मूवमेंट, अ पॉलिटिकल मूवमेंट इन ऑफ 1974 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, देखिए कौन से स्टेट में ये स्टार्ट किया गया था नवनिर्माण मूवमेंट? ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो है वो गुजरात में हुआ था। ठीक है, नवनिर्माण मूवमेंट जो है वो 1974 में 74 में गुजरात में हुआ था, और स्टूडेंट और जो मिडिल क्लास लोग हैं सोसाइटी के, उन्होंने मिलकर ये मूवमेंट किया था। ठीक है, नवनिर्माण मूवमेंट उसको कहा जाता है। किस चीज के अगेंस्ट किया था? करप्शन के अगेंस्ट किया था। जो इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे गिर रही थी, नीचे नीचे जा रही थी, सोसाइटी में इनइक्वेलिटी आ रही थी, इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए नवनिर्माण मूवमेंट लाया गया था, सॉरी गुजरात में 1974 में। ठीक है, किसने किया था? स्टूडेंट और मिडिल क्लास लोगों ने। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट? देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, इवन इंडिपेंडेंस के पहले से ये चला आ रहा है, 18th सेंचुरी से ये डिस्प्यूट चल रहा है 3 स्टेट के बीच में। ठीक है, 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में, वो है हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका एंड पुदुचेरी। ठीक है, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था वो अब पुदुचेरी बन चुका है। तो इन तीनों, 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कावेरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कर्नाटका में, लेकिन बहकर जाती है तमिलनाडु और पुदुचेरी में। तो कर्नाटका ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे जिनसे उन्होंने कावेरी वाटर का जो पानी है, रिवर का जो वाटर है, उसे अपने खुद के लिए ही यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उसी की वजह से स्कार्सिटी आ रही थी, पानी की कमतरता हो रही थी तमिलनाडु और पुदुचेरी में, तो इसीलिए ये डिस्प्यूट बनाया गया था। ठीक है, याद रखना कब बनाया गया था ये, इसका एक ट्रिब्यूनल है। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रिब्यूनल को बनाया था 1990 में, जिसे कहा जाता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है, 1990 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262, जिसमें इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर एक कमीशन बनाया गया है। ठीक है, एक कमीशन होता है जो कि अलग अलग, जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है ना, महाराष्ट्र के बीच में है, कर्नाटका के बीच में है, हैदराबाद और तेलंगाना के बीच में है। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, सिंध वाटर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इन सारे डिस्प्यूट के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 में दिया है। ठीक है, फिर से बताता हूं उसको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, 1956 में यह बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट डज आइजिया बर्लिन गिव्स टू प्रोटेक्ट निगेटिव फ्रीडम? क्योंकि आइजिया बर्लिन जिन्होंने निगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम दिया था, वो खुद बहुत बड़े सपोर्टर थे निगेटिव फ्रीडम की। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे पूछा है कि किस तरह से वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं निगेटिव फ्रीडम को। देखिए, बर्लिन आर्ग्यूड दैट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम डिड नॉट इंटरफेयर विद द फील्ड ऑफ वन सेल्फ रिलेटेड एक्शन। नहीं, सेल्फ रिलेटेड एक्शन की बात नहीं होती है यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, बर्लिन आर्ग्यूड दैट हॉनरेबल स्टेट्स ऑफ परसेप्शन, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी स्पिरिट, मेंटल एक्टिविटी एंड इवन मॉरल प्रेफरेंसेस वेयर यूज्ड ओनली टू मेक चॉइसेस। नहीं, मॉरल प्रेफरेंस के यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, मॉरल प्रेफरेंस का नहीं यूज किया जाता, पर्सनल प्रेफरेंसेस हुआ करती थी। बर्लिन आर्ग्यूड दैट फ्रीडम इन इट्स नेगेटिव सेंस
मेनली रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ कंट्रोल एंड नॉट इट्स सोर्स। ये सही है, देखिए ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि थर्ड पे ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया है। यहाँ पे पूछा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लॉर्ड एक्टन एंड अलेक्सिस डी टैकवेल insisted that equality and freedom are unethical। ठीक है, अनएथिकल अनइथिकल बोला गया है यहाँ पे लॉर्ड एक्टन और अलेक्सिस द्वारा, लिबर्टी और इक्वेलिटी। ठीक है, कैसी है, एक दूसरे को विरोध करती है, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, ऐसा कहना था लॉर्ड एक्टन का, और साथ ही में किसका, अलेक्सिस डी टैकविले का। रूल ऑफ लॉ मीन्स द रूल लॉ इज सोवरीन। यस, सोवरीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे अलेक्सिस डी टैकविले, लॉर्ड एक्टन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन इट इज क्लेम दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफाइंड बाय प्रैक्टिस, सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉलेजेबल, अवेयर एंड प्रैक्टिकल एजेंट। नहीं, मार्क्सिज्म के ऊपर कोई भी बात नहीं की थी, अलेक्सिस ने तो बिल्कुल भी बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में बात तो इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, पॉजिटिव इक्वेलिटी इज एसोसिएट विद द टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस। नहीं, पॉजिटिव इक्वेलिशन में जो है टर्मिनेशन नहीं होता है प्रिविलेजेस का। यहाँ पे प्रिविलेजेस मिलते हैं लोगों को, लेकिन लिमिटेड मिलते हैं, है ना, लिमिटेड प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ए बी सी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखिए ऑप्शन डी में मिल रहा है हमें, ए बी सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Who among the following said that the parliamentary nature of government as a political institutional tool to continue or extend the concrete democratic right to the people? ये किसका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, देखिए अक्षय रमन लाल देसाई, AR देसाई का ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया गया है डेमोक्रेटिक राइट को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ राइट? ठीक है, अधिकारों के प्रिंसिपल को सबसे बेस्ट डिफाइन कौन करता है? इट होल्ड्स दैट राइट आर कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सही बात है, ठीक है, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब नहीं करता है। हालांकि सही बात है लेकिन डिस्क्राइब नहीं करता है। इट अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। नहीं, इकोनॉमिक सोसाइटी की बात नहीं करते, अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पे। इट रिगार्ड द स्टेट एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। यस, जो स्टेट है वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से बनकर निकलता है, तो इस चीज की बात होती है प्रिंसिपल ऑफ राइट, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट डिस्क्राइब करता है, जस्टिफाई करता है वो प्रिंसिपल ऑफ राइट को। क्वेश्चन नंबर 41 अगेन असर्शन और रीजन दिया है। देखिए, the Indian polity is governed by vertical mobilization by the dominant caste and by regional alliances in the name of caste and class। क्या ये चीज सही है? यस, ये चीज ट्रू है। यही तो होता है ना हमारे यहाँ पे, जात धर्म को लेकर हमारी जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, कास्ट डोमिनेट करती है। एक फलाने स्टेट से एक कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसी को ज्यादा वोटिंग मिलती है। एक एरिया में, एक सोसाइटी में एक कास्ट बहुत ज्यादा है तो उन्हीं को ज्यादा वोटिंग मिलती है ना। इस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो गेम खेलती है हमारे साथ। आज भी यही चल रहा है हमारे सोसाइटी में। लोग इंसान को देखकर, उसके काम को देखकर वोट नहीं देखते हैं, उसकी जात, उसके धर्म को देखकर वोट दिया जाता है, जो कि बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। और एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट आप अगर वोट दे रहे हो तो आपको ऐसे ही जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। आपको वोट उस बंदे को देना है जो एलिजिबल है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक है, जो आपके काम कर सकता है, इंडिया को और बेहतर कर सकता है। और इसी वजह से जो है वो हमारी पॉलिटिक्स जो है वो भी, जिसे गंदी पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको भी कंट्रीब्यूशन देना होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेसी गारंटीज दैट ऑल सिटीजंस हैव इक्वल एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस। नहीं, फॉर्मल डेमोक्रेसी इतना ज्यादा जो है वो अधिकार लोगों को नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल डेमोक्रेसी का अगर आप रूट देखो तो फॉर्मल डेमोक्रेसी का ओरिजिन ही है, इवन दो ये डेमोक्रेसी है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो मार्क्सिज्म से निकल कर आता है। ठीक है, मार्क्सिज्म से निकल कर आता है ये।
और अगर आपको हाल फिलहाल में अगर फॉर्मल डेमोक्रेसी कौन से स्टेट में है ये बताओ तो देखिए फिलीपाइंस बहुत बढ़िया एग्जांपल है फॉर्मल डेमोक्रेसी का, फिलीपाइंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए इज करेक्ट, आर इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज करेक्ट रिगार्डिंग राजेंद्र सिंह थियरी ऑफ मोबिलाइजेशन। ठीक है, थियरी ऑफ मोबिलाइजेशन, ठीक है, क्या है? संसाधन जुटाने का सिद्धांत। क्या होता है बेसिकली? रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल मूवमेंट किस तरह से होते हैं, किस तरह से होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप सोशल मूवमेंट करते हो, ठीक है, जो भी अलग अलग तरह के सोशल मूवमेंट होती है, सामाजिक आंदोलन होता है, वो अपने आप ही बढ़ नहीं सकता। ठीक है, उसको जरूरत होती है रिसोर्सेस की। और थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन में राजेंद्र सिंह का कहना यही है कि जो आपकी जो सोशल मूवमेंट है उसको बढ़ने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत होती है। जैसे कि वक्त होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके पास, और इन सबको यूज करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास। तभी तो जाके आपकी सोशल मूवमेंट जो है वो अपना काम कर सकती है, अपने उद्देश्य को पा सकती है, अपना आंदोलन सक्सेसफुल कर सकता है। अगर आपके पास पैसे ना हो, वक्त ना हो, साथ ही में एबिलिटी भी ना हो इन सारी चीजों को यूज करने की, तो आपका सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन फेल हो जाएगा भैया, है ना, क्योंकि सपोर्टर ही नहीं मिल रहा है आपको उसका कोई। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, सोशल मूवमेंट शुड बी अंडरस्टूड एट कॉन्फ्लिक्ट, नहीं नहीं सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट मॉडल की बात हो रही है, यानी कि स्टेटमेंट ए जो है वो टोटली रॉन्ग है। साथ में देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव एक्शंस हैव बोथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ट इनटू द सिस्टम। यस, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों एक्शंस यहाँ पे मैटर करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। अगेन बोल दो यहाँ पे। देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, द सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व द रैशनल परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट बाय कॉम्पिटिंग ग्रुप। यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सामाजिक आंदोलन में प्रतिस्पर्धी समूहों द्वारा हितों की तर्क संगत खोज शामिल है। यस, तर्क संगत सोच होती है हितों की। तो ऑप्शन बी 2 एंड 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन असर्शन और रीजन दिए हैं। यही क्वेश्चन मैंने इसलिए ज्यादा ऐड किए हैं इस सेशन में, क्योंकि इसी क्वेश्चन से लोग बहुत ज्यादा, स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि सर असर्शन और रीजन वाले आंसर अक्सर रॉन्ग ही आते हैं। तो आज इतनी प्रैक्टिस करवाई है आपसे इसी क्वेश्चन की, आगे से रॉन्ग नहीं आएंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए असर्शन देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पब्लिक सर्विस हैज मॉडिफाइड इट्स स्टाइल ऑफ कंडक्ट एंड फंक्शनिंग टू मीट द नीड्स ऑफ डेमोक्रेसी। यस, पब्लिक सर्विसेज जो होती है उसे कुछ इस तरह से मॉडलिंग किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, ताकि वो जो नीड है डेमोक्रेसी की उसे फुलफिल कर पाए, है ना। साथ ही में देखिए स्टेट में असर्शन ए तो करेक्ट है टोटली। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑन द कंट्री वाइड बेसिस, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज सिस्टम। नहीं, जहां पे सिविल सर्विस की बात आ रही है यही पे स्टेटमेंट गलत हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल फंक्शनिंग की बात हो रही है, तो ये तो रीजन भी गलत है और ये क्या है, इंटरप्रिटेशन भी नहीं हो सकता है, यानी ये टोटली रॉन्ग है। तो देखिए ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मंडल कमीशन। अभी मैंने आपको कहा था मंडल कमीशन किस चीज के लिए आया था, तो मंडल कमीशन आया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अदर देन बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हो, उनकी एक कमीशन सेट होनी चाहिए, उसके लिए मंडल कमीशन आया था। और एक कमीशन का नाम मैंने आपको बताया था, काका साहेब कालेकर। ये भी जो कमीशन है उनका भी सिमिलर काम था इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिकमेंडेशन करने का। यहाँ पे ए तो करेक्ट है। बी 11 क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अदर देन ओबीसी को क्लासिफाई करने के 11 क्राइटेरिया इन्होंने दिए थे आइडेंटिफिकेशन के, ये भी करेक्ट है। द कमीशन वाज चेयर्ड बाय डीपी मंडल, ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, डीपी मंडल द्वारा ही वही चेयरपर्सन थे मंडल कमीशन के। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन 31/1980। यस, ये भी जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से करेक्ट है।
1980 में ही इन्होंने ये कहा गया था। ठीक है, ABCD ऑल आर करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश हमारा हुआ था 1993 में ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन हाल फिलहाल में एक अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट का नंबर आपको बताना है। आर्टिकल मैंने बता दिया, आर्टिकल 338B जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि देयर शैल बी अ नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, PIL। ठीक है, जनहित याचिका। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जनहित याचिका हम दाखिल क्यों करते हैं कोर्ट में, क्या होती है जनहित याचिका। देखिए, आपके एरिया में पोल्यूशन है या बहुत ज्यादा कचरा कूड़ा फेंका जाता है रास्तों पे, और अगर आप कोई ग्राम पंचायत में रहते हो या तो आप कोई म्यूनिसिपल कोऑपरेशन में रहते हो यानी कि सिटी में रहते हो, वहां पे कोऑपरेशन अपना काम नहीं कर रही है, जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है उसे साफ नहीं कर रही है, तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो जनहित याचिका दाखिल करके। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा आप उनके अगेंस्ट केस पुट कर सकते हो कोर्ट में। इसके लिए यूज किया जाता है PIL। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इट्स अ सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट जनरेटेड बाय द जुडिशियरी, नहीं, जुडिशियरी द्वारा जनरेट नहीं किया जाता है, जुडिशियरी से, और वीकर सेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे गरीब गरीब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है जो उनका काम ढंग से नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट ये लाया गया है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट के ध्यान में ये चीज लानी है और या गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि आप पोल्यूशन खत्म करने के लिए कुछ करिए केजरीवाल जी, तो उसके लिए लोग क्या करेंगे, PIL दाखिल करेंगे उनके अगेंस्ट, कहां पे, कोर्ट में, और फिर कोर्ट आदेश देंगी केजरीवाल जी को कि लोगों का कहना है पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ करिए उसके लिए। तो ये वीकर सेक्शन के लिए तो नहीं होता है, ये तो रॉन्ग है। पर्पस ऑफ PIL इज द इन्फोर्समेंट ऑफ वंस राइट अगेंस्ट अनादर। यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट है, स्टेटमेंट बी। ग्रांट ऑफ राइट इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज लेड टू प्लिथोरा ऑफ लिटिगेशन इन कोर्ट्स। नहीं, प्लिथोरा लिटिगेशन नहीं होता है ये। सी तो करेक्ट नहीं है, ए भी करेक्ट नहीं है। देखिए ए और सी कहाँ आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। डी वाला पढ़ते हैं, दिस आइडिया केम फ्रॉम द इथियो पॉपुलरस ऑफ रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहां से भी नहीं आता है ये आइडिया, तो डी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी ओनली बी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is correct regarding the Marxist view of social movement? According to Marx, सोशल मूवमेंट में क्या होता है या कैसी होनी चाहिए सामाजिक आंदोलन, किस तरह से होना चाहिए सोशल मूवमेंट। देखिए किस तरह से होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंट्रल रूट ऑफ सोशल मूवमेंट। यस, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष सामाजिक आंदोलन का केंद्रीय मूल्य होता है, और ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको 100% गारंटी हो कि आपका आंसर करेक्ट है तो वहां पे क्रॉस चेकिंग में अपने कीमती 1 या 2 मिनट मत गवाइए। ठीक है, क्योंकि आप वक्त को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है, बहुत कम वक्त मिलता है और क्वेश्चंस पढ़ने में ही टाइम चला जाता है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक आपका टाइम निकल जाता है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, आप श्योर हो, तो बिल्कुल ही उस आंसर को करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस चेकिंग नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है, और ये सजेशन सभी के लिए है, ध्यान से इसको फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिए हैं, ठीक है, और वो कौन से स्टेट कंट्री से बिलोंग करते हैं वो पूछा गया है। देखिए नाजी मूवमेंट जर्मनी, नाजी हिटलर कहां से था, जर्मनी से था, सभी को पता है। नाजिज्म कहां से ओरिजिनेट होता है, जर्मनी से ओरिजिनेट होता है, एडोल्फ हिटलर द्वारा। दूसरा है फासिस्ट मूवमेंट वियतनाम, अरे नहीं ये तो गलत है, वियतनाम से थोड़ी ना होता है। नाजी और फासी मूवमेंट एक साथ ही शुरू हुए थे, एक दूसरे से पैरेलल थे, एक दूसरे से सिमिलर थे और एक ही वक्त में निकल कर आए थे।
नाजी आया था जर्मनी से और फांसी आया था बेनिटो मुसोलिनी द्वारा इटली से, है ना। कौन थे? फांसी मूवमेंट, फासिज्म या फासिस्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बेनिटो मुसोलिनी, इटली से। तो यहाँ पे वियतनाम रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है हमको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ अ सोशल मूवमेंट, ठीक है। सामाजिक आंदोलन के लिए जरूरी यहाँ पे पूछा गया है, क्या जरूरी होता है, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड फैक्ट्रीज, नहीं। सामाजिक आंदोलन की बात हो रही है, फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। टू अपोज द प्रेजेंट पॉलिटिकल रिजिम, यस, इस चीज के लिए हो सकती है ना। एक ट्रू इंपॉर्टेंस हो सकता है सोशल मूवमेंट का, अगर आपकी सरकार आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप सोशल मूवमेंट करोगे, सामाजिक आंदोलन करोगे, है ना, जन आंदोलन करोगे सरकार को रोकने के लिए, तो उसके लिए यूज हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम विच दे कंसिडर आइडियल एंड आर एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना। इस तरह के सिस्टम आप बनाने की कोशिश करोगे या इस तरह की सिस्टम बनाने के लिए आप आंदोलन करोगे जो आपके लिए हितकारक होगी, अच्छी होगी, है ना। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे रॉन्ग है, कहां पे दिख रहा है? डी में देखिए, बोथ 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हु कॉल्ड गांधी सिस्टम अ कम्युनिकेटिव रेजिस्टेंस, किसने कहा था ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहा गया था डेविड हार्डिमन द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेटिव रेजिस्टेंस यानी कि संवादात्मक प्रतिरोध, कौन कहता है? गांधी जी की पद्धति को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके जो मूवमेंट्स थे उसको कहा जाता था, उनके आंदोलन को कम्युनिकेटिव रेजिस्टेंस, डेविड हार्डिमन द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई थी। देखिए, जब आप सोशल मूवमेंट्स का स्टडी करोगे इंडिया में या इंडिपेंडेंस का स्टडी करोगे, जब गांधी जी का चैप्टर आ जाएगा वहां पे, या गांधी जी के रोल जहां से स्टार्ट होता है 1913 से, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, डेविड हार्डिमन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है और फिर स्टूडेंट को देखने में परेशानी होती है। तो हमने 50-50 ऐसे 2 स्लॉट में क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। चलिए, अगेन असर्शन और रीजन दिया है। द मॉडर्न जुडिशियरी इज इन इंडिया डिराइव्स इट्स सोर्सेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन and act as a deterrent and arbitrary decision legislature and executive, yes, ये असर्शन पूरी तरह से करेक्ट है। दूसरा देखते हैं रीजन, क्या ये मैच करता है? अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कोऑर्डिनेटेड बाय एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर, नहीं, ये ना ही करेक्ट है, ना ही ये मैच करता है असर्शन के साथ। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? A is true and R is false, ऑप्शन बी here is the correct answer, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस मैं आपको इस चीज के लिए करवा रहा हूं क्योंकि जल्दी ही अप्रैल या मई में टेंटेटिव डेट आ चुकी है DSSB की, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जब आप इस एनालिसिस को देखते हो, साथ ही में आपको एक चीज पता चलती है कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब किस तरह से ढूंढने हैं, ठीक है। तो अगर एनालिसिस आप करते हो और उसके बाद आप पढ़ाई करते हो, तो जब भी इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको क्लिक हो जाता है पढ़ते हुए, कहीं वो आपको बुक में वो दिखाई देता है, तो और ज्यादा आपकी स्टडी जो है वो डिटेल हो जाती है ना, क्योंकि आपके पास उससे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ये आपको पता चल गया। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि भाई इस टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। जब पूरे 100 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे तब मैं एक एनालिसिस आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और भी जो बचे कुछ डाउट्स है आपके वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है पार्ट 2 में, ठीक है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है पार्ट 2 में, इसलिए मैंने उसे पार्ट 2 में रखा है ताकि पहले आप ये थोड़ा सा आपका जो है वो आपको स्टार्ट मिल जाए एक बढ़िया सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें टफ क्वेश्चंस रहेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और साथ ही में स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछिए मुझसे, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ।